नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। रेन लियू के आत्मबलिदान के बाद ली जुन ने अपना वचन निभाया और ब्लैक मून संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को केवल वश में किया। संप्रदाय के पतन के बाद विद्वान और अधिकारी तुरंत उसके क्षेत्रों का नियंत्रण लेने लगे। ये प्रक्रिया बहुत तेज और आसान रही, क्योंकि वहां के लोगों का संप्रदाय से कोई लगाव नहीं था। वे उन्हें केवल मजदूर की तरह इस्तेमाल करते थे। इसलिए जब लोगों ने सुना कि उन्हें मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने खुशी खुशी नया शासन स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर बारबेरियन वुल्फ किंगडम में जनरल दो की सेना कई शहर जीतने के बाद पकड़ी गई। राज्य ने उड़ने वाले दानव पशुओं से उनकी स्थिति पता कर ली। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मैदान में जनरल 2, 4 और 5 अपनी सेना के साथ खड़े थे। उनके सामने 3 गुना बड़ी सेना थी। जनरल 2 ने खास ध्यान घुड़सवार सेना पर दिया, जो बड़े भेड़ियों पर सवार थी। ये प्रसिद्ध हंटिंग वुल्फ कैवेलरी थी। वह उनसे लड़ने के लिए उत्साहित था, लेकिन समझता था कि सीधी लड़ाई में नुकसान होगा। इसलिए उसने एक विशेष गोली निकाली और हवा में फेंक दी। गोली जमीन पर गिरते ही एक अजीब गंध फैल गई। तुरंत ही भेड़िए बेकाबू हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे पागल होकर उसी स्थान की ओर दौड़ पड़े। घुड़सवार सैनिक गिर गए और कुचल दिए गए। भेड़ियों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वे केवल उस गोली को पाने के लिए लड़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरी कैवेलरी नष्ट हो गई। ये गोली वांग वेई और यान लीलिंग ने बनाई थी। ये दानव पशुओं में उनकी रक्तरेखा को विकसित करने की इच्छा जगाती थी। इस लालच में वे पागल हो जाते थे। ये देखकर दुश्मन सेना का मनोबल टूट गया। तभी जनरल 2 ने हमला करने का आदेश दिया। सैनिक आगे बढ़े और अपनी ढाल व भाले से ताल बनाते हुए आगे बढ़े। उनकी चाल से भय उत्पन्न हो गया। दुश्मन सैनिक डर गए। जब दोनों सेनाएं टकराईं, यह एक तरफा युद्ध था। ग्रेट शिया के सैनिक तेज, मजबूत और बेहतर हथियारों से लैस थे। उनका मनोबल भी ऊंचा था। वे बिना रुके दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ते गए। ये सब वांग वेई की नई सैन्य प्रणाली के कारण संभव था। उसने मार्शल आर्ट से सैनिकों को तेजी से प्रशिक्षित किया था, जिससे साधारण लोग भी शक्तिशाली बन गए थे। हालांकि वह और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन वह अभी संभव नहीं था। युद्ध जारी रहा। दुश्मन के जनरल भी लड़ाई में उतरे, लेकिन जनरल 2, 4 और 5 ने उन्हें रोक लिया। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने उन्हें मार दिया। इसके बाद सेना सीधे राजधानी की ओर बढ़ी। 1 महीने बाद वांग वेई दरबार में बैठा था जब उसे सूचना मिली कि राजधानी पर आक्रमण के दौरान किसी बाहरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया है। उसने तुरंत पूछा, कौन है वह? और उत्तर आया, वह है। एजेंट के चेहरे पर झिझक देखकर वांग वेई ने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, तुम बस वह जानकारी बताओ जो तुमने जुटाई है, बाकी किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एजेंट ने राहत की सांस ली और तुरंत रिपोर्ट देना शुरू किया। सीमा से मिली जानकारी के अनुसार जनरल 2 और उसकी सेना ने बारबेरियन वुल्फ किंगडम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। केवल राजधानी बची हुई है। लेकिन जैसे ही वे राजधानी पर हमला करने वाले थे, अचानक 5 अज्ञात और बेहद शक्तिशाली डिवाइन अल्ट स्तर के साधक प्रकट हुए और उन्होंने हमारी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद हमने फेट शैडो के अपने श्रेष्ठ जासूसों को उनकी पहचान और स्रोत पता करने के लिए भेजा। हमारी जांच में ये सामने आया कि वे संभवतः हमारे ही साम्राज्य के कुलीन संघ से जुड़े हुए हैं। एजेंट के ये कहते ही पूरा कक्ष शांत हो गया। सभी मंत्रियों के चेहरे पर आश्चर्य और कुछ के चेहरे पर स्पष्ट भय दिखाई दे रहा था। जो चालाक थे, वे समझ गए कि अब बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आने वाला है। वांग जू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, संभवतः का क्या मतलब है? एजेंट ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम लगभग निश्चित हैं कि वही जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे ही हमने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, दूसरी ओर के लोगों ने अपने सभी निशान मिटा दिए। इसलिए अब हमारे पास उन्हें दोषी साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये सुनकर कई अधिकारियों के मन में चिंता बढ़ गई, क्योंकि बिना प्रमाण के सम्राट सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता था। ये साम्राज्य कानून और व्यवस्था पर आधारित था। कुछ क्षण सोचने के बाद वांग वेई ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, राजकीय सेना को आदेश दो कि राजधानी के सभी कुलीनों को गिरफ्तार किया जाए। ये सुनते ही सभा में हलचल मच गई। कई मंत्री तुरंत घुटनों पर गिर गए और एक स्वर में बोले, महाराज, ऐसा नहीं किया जा सकता। वांग वेई ने बिना भाव बदले पूछा, क्यों? एक मंत्री ने उत्तर दिया, साम्राज्य के कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना उचित अपराध के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वांग वेई ने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, मेरी याददाश्त के अनुसार इस साम्राज्य में मेरा शब्द ही कानून है। ये सुनते ही वातावरण बदल गया।
हालांकि उसने कोई शक्ति नहीं छोड़ी थी, फिर भी सभी अधिकारियों को एक भारी दबाव महसूस हुआ। यह उसकी प्राकृतिक प्रभा थी, जो एक ऐसे शासक की होती है जो अरबों लोगों के जीवन का निर्णय करता है। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। इन वर्षों में अधिकारी उसके शांत और उदार स्वभाव के आदी हो गए थे। वे भूल गए थे कि वह वही व्यक्ति है जिसने अपना सिंहासन खून और युद्ध के माध्यम से हासिल किया था, और इस साम्राज्य में उसका आदेश अंतिम था। ये समझते ही किसी ने आगे विरोध करने की हिम्मत नहीं की। कुछ क्षणों बाद महारानी डोंगलिफेन ने धीरे से कहा, महाराज, आप सही हैं कि आपका शब्द सर्वोच्च है, लेकिन इस स्थिति को संभालने के लिए एक नर्म तरीका अपनाना बेहतर होगा। आपकी प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है। आप स्वयं इसकी परवाह न करें, लेकिन नए जीते गए क्षेत्रों के लोगों को शांत रखने और विश्वास दिलाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। वांग वेई ने यह सुनकर कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। फिर उसने वांग जू की ओर देखा और पूछा, क्या हमारे पास उन कुलीनों के पुराने अपराधों के सबूत हैं जो साम्राज्य स्थापित होने से पहले किए गए थे? वांग जू ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। वांग वेई ने कहा, तो उन्हीं सबूतों का उपयोग करके उन्हें गिरफ्तार करो। ये सुनकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कम से कम कानून की औपचारिकता बनी रहेगी। वे कुलीनों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन कानून की छवि उनके लिए महत्वपूर्ण थी। तभी एक अन्य अधिकारी ने पूछा, महाराज, उन सुपरनेचुरल स्तर के साधकों का क्या करना है? वांग वेई ने शांत स्वर में कहा, उसकी चिंता मत करो। फिर उसने राजकीय सेना के कमांडर की ओर देखते हुए आदेश दिया, झेंग, लेंग और चांग परिवारों को सबसे अंत में गिरफ्तार किया जाए। कमांडर ने झुककर आदेश स्वीकार किया और चला गया। उधर पूर्व ड्यूक शेंग के निवास में झेंग योन क्रोध में सब कुछ तोड़ रहा था। वह चिल्लाया, क्या तुम दोनों पागल हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारे तीनों प्राचीन कुलीन परिवार नष्ट हो जाएं? लेकिन लेंग जान और चांग लियू उतने चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हो। यह नया सम्राट कानून का पालन करता है। बिना सबूत के वह हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। झेंग योंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने पूछा, तुम लोगों ने ऐसा किया ही क्यों? चांग लियू ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बारबेरियन वुल्फ किंगडम के राज परिवार ने हमें अपनी 70% संपत्ति देने का प्रस्ताव दिया था। लेंग जान ने जोड़ा, उन्होंने हमसे अंदर से ग्रेट शिया को कमजोर करने के लिए कहा था, लेकिन हमने सीधे इनकार कर दिया। झेंग योंग ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। तभी एक सेवक घबराते हुए अंदर आया। उसने कहा, राजकीय सेना ने राजधानी के सभी कुलीनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही दोनों अन्य कुलीन भी घबरा गए। झेंग योंग ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समय तक छिपकर रहना होगा। इसके बाद वह एक गुप्त कक्ष में गया और एक विशेष संचार साधन सक्रिय किया। उसने संदेश भेजा, पूर्वज, इस बार मुझे आपकी सहायता चाहिए। उधर महल में कुछ घंटों बाद नई सूचना आई। 3 शक्तिशाली लोग 3 अलग अलग शहरों में प्रकट हुए और उन्होंने कई इमारतें नष्ट कर दीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति मरा नहीं। फिर वे तुरंत भाग गए। वांग वेई ने यह सुनकर गहरी सांस ली। यान लीलिंग ने कहा, लगता है हमारा जाल काम नहीं कर पाया। वांग वेई ने उत्तर दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर उसने आदेश दिया, राजकीय सेना को कहो कि झेंग, लेंग और चांग परिवारों की केवल संपत्ति जब्त की जाए। कई अधिकारी इस निर्णय को समझ नहीं पाए, लेकिन जो समझ गए, उनके चेहरे पर पसीना आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि वांग वेई केवल बल से नहीं, बल्कि गहरी रणनीति और बुद्धिमत्ता से भी शासन करता है। वास्तव में अधिकारियों का ये सोचना सही था कि वांग वेई जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक हो सकता है। पिछले कई वर्षों से वह लगातार यह सोच रहा था कि इन कुलीन परिवारों से कैसे छुटकारा पाया जाए जो उसके शासन के लिए बाधा बन चुके थे। उसने समझ लिया था कि सीधे इन परिवारों को खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे असली ताकत उनके छिपे हुए रक्षक थे, सुपरनेचुरल स्तर के साधक। इसलिए उसने पहले उन्हीं को निशाना बनाने की योजना बनाई। उसने एक विशेष संरचना विकसित की जो इन साधकों को उड़ने से रोक सकती थी। इसके बाद उसने गुप्त रूप से ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जो इस संरचना को तुरंत स्थापित कर सकें, और उन्हें पूरे साम्राज्य के अलग अलग शहरों में फैला दिया। आज उसने जो तेज और कठोर कदम उठाए, उनका असली उद्देश्य इन्हीं छिपे हुए साधकों को बाहर लाना था। वह चाहता था कि वे खुद सामने आएं, और जैसे ही वे प्रकट हों, उसकी तैयार की गई संरचना के माध्यम से उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाए। लेकिन उसकी यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। वे साधक बहुत सतर्क थे। उन्होंने केवल कुछ इमारतें नष्ट की और तुरंत उड़कर भाग गए। इससे वांग वेई समझ गया कि उसके विरोधी भी कम चालाक नहीं हैं। कुछ देर तक वह अपनी योजना के असफल होने पर विचार करता रहा, फिर खुद को संभालकर उसने बैठक जारी रखी। अचानक उसने यान लीलिंग की ओर देखा और पूछा, मैंने जो गोलियां बनाने के लिए कहा था, उनका क्या हुआ? यान लीलिंग ने थोड़ा असमंजस में उत्तर दिया, मैं अभी तक उन्हें पूरी तरह नहीं बना पाई हूँ। मात्रा बहुत अधिक है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इतनी दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता की गोलियों की आवश्यकता क्यों है। वांग वेई ने शांत स्वर में कहा, मुझे उनका एक विशेष काम के लिए उपयोग करना है। जब समय आएगा तब मैं सब समझा दूंगा। यान लीलिंग ने आगे कहा, डिवाइन सेंस के बिना लो ग्रेड अर्थ स्तर की गोलियां बनाना बहुत कठिन है, इसलिए इसमें अभी और समय लगेगा। वांग वेई ने सिर हिलाकर कहा, कोई जल्दी नहीं है, जब तैयार हो जाएं तब मुझे दे देना। यान लीलिंग ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन तभी एक अन्य अधिकारी ने प्रश्न किया, महाराज, बारबेरियन वुल्फ किंगडम के युद्ध का क्या करना है। वांग वेई ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिया, तुरंत अतिरिक्त सेना भेजो और जनरल दो को कहो कि उसके पास राजधानी पर कब्जा करने के लिए 1 सप्ताह से कम समय है। इस स्पष्ट और दृढ़ आदेश के बाद सभा समाप्त हो गई। सभी मंत्री चले गए। जैसा कि हमेशा होता था, महारानी डोंगलिफेन वहीं रुक गई। जब कक्ष खाली हो गया तो वह उठी, झुकी और बोली, महाराज, आज मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। वह समझती थी कि वांग वेई वास्तव में बिना कारण कुलीनों का नरसंहार नहीं करने वाला था, लेकिन आज उसने जो दिखाया कि उसने महारानी की सलाह मानकर अपना निर्णय बदला, इससे दरबार में उसकी शक्ति बढ़ गई। अब सभी अधिकारी यह समझ गए थे कि महारानी सम्राट को प्रभावित कर सकती है, और जो सम्राट को प्रभावित कर सकता है वह पूरे साम्राज्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसी महारानी से अधिकारी डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं, क्योंकि अगर वह उनके खिलाफ कुछ कह दे तो उनका भविष्य खत्म हो सकता है। वांग वेई ने मुस्कुराकर उसे बैठने का संकेत दिया। असल में आज की उसकी कठोरता का मुख्य कारण महारानी नहीं थी, बल्कि एक और समस्या थी जो धीरे धीरे उभर रही थी। उसने अपने शासन में कानून सर्वोपरि है का सिद्धांत अपनाया था, लेकिन इसी कारण एक नया समूह बन गया था, कानून संप्रदाय। ये लोग कानून के अंध समर्थक बन गए थे। शुरुआत में वांग वेई ने उन्हें समर्थन दिया क्योंकि इससे शासन आसान हुआ, लेकिन अब वे हद पार कर रहे थे। वे ये तक कहने लगे थे कि सम्राट भी कानून के अधीन होना चाहिए। इसलिए आज वांग वेई ने एक संदेश दिया कि इस साम्राज्य में अंतिम शक्ति उसी के पास है, और उसका शब्द कानून से भी ऊपर है। जहां तक डोंगलिफेन का सवाल था, उसने सिर्फ अवसर का सही उपयोग किया। अगर कोई और मंत्री बोलता तो वांग वेई उसे भी सुनता, लेकिन उसने पहले बोलकर अपनी राजनीतिक समझ साबित कर दी। दूसरी ओर वांग जू और यान लीलिंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे सत्ता के खेल में रुचि नहीं रखते थे। उनके लिए ये दुनिया केवल एक अस्थायी अनुभव थी। कुछ समय बाद वांग वेई और डोंगलिफेन ने फिर से साम्राज्य की किस्मत का अध्ययन किया। कुछ घंटों बाद डोंगलिफेन संतुष्ट होकर चली गई। वांग वेई ने अपनी किस्मत का ड्रैगन देखा। अब उसका 1/4 हिस्सा फिर से बैंगनी हो चुका था। ये देखकर वह मुस्कुराया। फिर वह महल के एक गुप्त कक्ष में गया। दरवाजा खोलने पर उसने देखा, असंख्य मानव आकार के कठपुतलियां वहां खड़ी थीं। हर एक से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। फिर उसने कक्ष बंद कर दिया और बाहर चला गया। उधर ब्लैक मून संप्रदाय के क्षेत्र में ली जुन अपने सैन्य शिविर में बैठा कागज देख रहा था। संप्रदाय के आत्मसमर्पण के बाद उसने तुरंत प्रशासन स्थापित कर दिया था। 1 महीने के भीतर लोगों ने नए नियम स्वीकार कर लिए। उन्हें मुफ्त शिक्षा और अपनी जमीन मिलने लगी, इसलिए शासन बदलना आसान हो गया। फिर उसने जनरल 1 से पूछा, क्या आयरन फिस्ट किंग ने द्वंद्व स्वीकार किया? जनरल 1 ने उत्तर दिया, हाँ। 3 दिन बाद सीमा पर। ली जुन को आश्चर्य नहीं हुआ, यह उसकी योजना का हिस्सा था। तभी उसने देखा कि जनरल 2 कुछ कहना चाहता है। उसने कहा, जो कहना है कहो। जनरल 2 ने कहा, मुझे डर है कि यह जाल हो सकता है। ली जुन ने शांत होकर उत्तर दिया, उसके स्वभाव को देखते हुए वह वचन नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर तोड़ा भी तो हम सीधे युद्ध करेंगे। उसकी आंखों में तेज चमक आई। फिर उसने कहा, और अगर यह सच में जाल हुआ? उसने हल्की हंसी की। क्या वह किसी जाल से डरता है? फिर भी उसने सावधानी रखी। उसने कुछ विशेष सैनिक साथ लेने का निर्णय लिया। 3 दिन बाद सीमा पर ली जुन अपने भले और कवच के साथ खड़ा था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़े जैसे दानव पशु पर सवार होकर आया। वह आयरन फिस्ट किंग था। वह उतरा और बोला, स्लेयर गॉड ली जुन। ली जुन ने उत्तर दिया, आयरन फिस्ट किंग टाइगांग। ली जुन हैरान था। वह इतना बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी असली उम्र केवल 100 साल के आसपास थी, जबकि इस स्तर के साधक 1000 साल जी सकते हैं। फिर भी वह जीवन के अंत के करीब था। टाइगांग ने दूर खड़े सैनिकों की ओर देखा और पूछा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? ली जुन ने कहा, यह सिर्फ सावधानी है। फिर टाइगांग ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो युद्ध शुरू करते हैं। और उसने अपना हथियार निकाला, एक भारी हेल्बर्ड। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। ली जुन बिना समय गंवाए आयरन फिस्ट किंग टाइगांग की ओर तेजी से बढ़ा और अपने भाले से सीधा वार किया। उसका भाला लाल चमकने लगा और सीधे टाइगांग के सिर की ओर बढ़ा। लेकिन आयरन फिस्ट किंग भी कम नहीं था। उसने बिना झिझक अपनी हेल्बर्ड घुमाए और उस हमले को रोक दिया।
धमाका हुआ, दोनों हथियार आपस में टकराए और इतनी शक्तिशाली तरंग निकली कि आसपास की जमीन टूट गई। फिर भी दोनों में से कोई 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। पहले वार के बाद दोनों ने लगातार एक दूसरे पर तेज हमले करना शुरू कर दिया। उनके हथियारों के टकराने से हवा कांपने लगी और चिंगारियां उड़ने लगीं। दूर खड़े सैनिकों को केवल 2 धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। उनकी गति इतनी तेज थी कि हथियारों की केवल छाया ही दिखाई दे रही थी। शुरुआत में आयरन फिस्ट किंग बराबरी से लड़ रहा था, लेकिन 10 टक्करों के बाद उस पर दबाव बढ़ने लगा। ली जुन के हर वार के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 टक्करों तक आते आते आयरन फिस्ट किंग पीछे हटने लगा। हर कदम पीछे हटकर वह वार की ताकत को कम कर रहा था, लेकिन वह समझ गया कि यह स्थायी समाधान नहीं है। 40 टक्करों तक आते आते उसकी हालत खराब हो गई। वह तेजी से सांस लेने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे और शरीर कमजोर पड़ रहा था। उसकी ऊर्जा भी तेजी से खत्म हो रही थी। उसने ली जुन की ओर देखा। वह पूरी तरह शांत और स्थिर था। आयरन फिस्ट किंग ने मन ही मन सोचा कि ये बाहरी लोग वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। उसने रणनीति बदलने का फैसला किया। अगले वार में उसने सीधे टकराने के बजाय भाले को साइड में मोड़कर रोका और उसी झटके का उपयोग करके पीछे हट गया। अब दोनों के बीच कुछ दूरी बन गई। ली जुन ने उसका पीछा नहीं किया। उसका उद्देश्य उसे मारना नहीं, बल्कि हराना था। वह चाहता था कि टाई गांग अपनी पूरी ताकत दिखाए और फिर उसे पूरी तरह दबाकर उनकी शक्ति का अंतर स्पष्ट करे। कुछ सेकंड में आयरन फिस्ट किंग ने सांस संभाली और अपनी शक्ति वापस पाना शुरू किया। उसके शरीर की 270 दिव्य नसें आसपास की ऊर्जा को खींचकर उसकी ताकत वापस ला रही थीं। वह हैरान था कि ली जुन ने उसे इतना समय दिया, लेकिन उसने कारण नहीं सोचा। उसके लिए केवल एक संतोषजनक युद्ध महत्वपूर्ण था। अब उसने नई तकनीक अपनाई। उसने अपनी हेल्बर्ड उठाई और जोर से नीचे वार किया। एक तेज आवाज के साथ लगभग 30 मीटर लंबी हरी ऊर्जा की धार ली जुन की ओर बढ़ी। ये रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती हुई आगे बढ़ी, जमीन और हवा दोनों को। ली जुन ने इसे देखा, लेकिन घबराया नहीं। उसका भला फिर से लाल हो गया और उसने सीधे उस हमले को भेद दिया। धमाका हुआ, चारों ओर जमीन फट गई और मलबा उड़ने लगा। लेकिन ली जुन का ध्यान कहीं और था। यह एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक हमला था। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, ली जुन के मन में कई दृश्य प्रकट हुए। उसने अपने प्रिय लोगों की मृत्यु देखी, अपनी पत्नियां यान लीलिंग, अपने माता पिता, यहाँ तक कि वांग वेई की मृत्यु भी। एक पल के लिए उसके अंदर गहरा डर उत्पन्न हुआ, अकेले रह जाने का डर। लेकिन ये केवल क्षण भर के लिए था। उसकी इच्छा शक्ति अत्यंत मजबूत थी। उसने पगोडा परीक्षण पास किया था। उसकी आत्मा आयरन फिस्ट किंग से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए उसने तुरंत इन भ्रमों को तोड़ दिया। आयरन फिस्ट किंग ने ये देखकर भौहें सिकोड़ लीं। यह उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, दुश्मन के अंदर के डर को बाहर लाकर उसकी शक्ति कम करना। लेकिन ये ली जुन पर बेअसर रही। ली जुन मुस्कुराया और बोला, आध्यात्मिक हमला, अब मेरा देखो। उसने भी दूर से हमला किया, लेकिन यह ऊर्जा की धार नहीं थी, बल्कि 40 मीटर लंबा भाला था जो सीधे उसकी ओर गया। आयरन फिस्ट किंग का चेहरा बदल गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की और बचाव के लिए तैयार हो गया। इस बार उसने सीधे टकराने का फैसला किया। उसकी हेल्बर्ड हरी चमकने लगी और उसने उस लाल भाले को रोका। धमाका हुआ, एक विशाल विस्फोट हुआ। वह कुछ क्षण के लिए उसे रोक सका, लेकिन ज्यादा देर नहीं। भाला उसे पीछे धकेलने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन घिसटने लगी। वह पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खून उगला, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह था। वह अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा लगाई, मांसपेशियों को मजबूत किया। भाला धीमा पड़ा, लेकिन रुका नहीं। कुछ ही समय में उसकी हालत दयनीय हो गई। वह बार बार खून उगल रहा था। उसका कवच टूट चुका था और वह और बूढ़ा दिखने लगा था। सैकड़ों मीटर पीछे धकेले जाने के बाद भाला आखिरकार रुक गया और गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह राहत लेता, उसके मन में अचानक हत्या की तीव्र इच्छा भर गई। ये ली जुन का मानसिक हमला था। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। तब उसने खुद को दर्द देकर होश में रखने की कोशिश की। उसने अपने हाथ और दांत भींचे। खून निकलने लगा, लेकिन इससे थोड़ा असर हुआ। फिर उसने अपनी हेल्बर्ड अपनी जांघ में घोंप दी। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन इससे उसका ध्यान बंट गया और वह नियंत्रण में आया। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। उसने और जोर से घुमाकर घाव बढ़ा दिया। खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। कुछ मिनट बाद वह आखिरकार उस प्रभाव से बाहर निकल पाया। वह घुटनों के बल बैठ गया, थका हुआ, और ली जुन की ओर देखा। अब उसकी आंखों में हल्का डर था, लेकिन तुरंत ही वह फिर से युद्ध की इच्छा में बदल गया। तभी ली जुन ने कहा, तुम्हारी योजना सफल नहीं होगी। आयरन फिस्ट किंग ने पूछा, क्या मतलब? ली जुन ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि तुम इतने कम उम्र में इतने कमजोर क्यों हो गए हो।
तुमने जीवन मृत्यु के युद्धों का उपयोग करके तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाई है। आयरन फिस्ट किंग ने पूछा, तो इसमें क्या गलत है? ली जुन ने कहा, एक दो बार ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा करने से हर बार तुम अपनी आयु खर्च करते हो। ये सुनकर आयरन फिस्ट किंग की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी समस्या का कारण मिल गया। वह सोचता था कि उसकी तकनीक में गलती है, लेकिन असली कारण कुछ और था। फिर उसने गहरी सांस ली और पूछा, और तुमने कहा कि मेरी योजना सफल नहीं होगी, उसका क्या मतलब है? ली जुन ने आयरन फिस्ट किंग के प्रश्न को सुनकर हल्की मुस्कान दी और विस्तार से समझाना शुरू किया। उसने कहा, तुम शायद जीवन और मृत्यु की स्थिति में सुपरनेचुरल स्तर को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ऐसी सफलता लगभग असंभव होती है। आयरन फिस्ट किंग ने गंभीरता से पूछा, ऐसा क्यों? हालांकि वह डिवाइन अल्टर के शिखर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास अगले स्तर पर जाने की विधि नहीं थी। इसलिए उसने ये द्वंद्व स्वीकार किया था। उसे लगा था कि यह लड़ाई उसे वह दबाव देगी जिससे वह आगे बढ़ सके, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने कठिनाई और अपने प्रतिद्वंद्वी दोनों को कम आंका था। ली जुन ने समझाया, शरीर साधना, डिवाइन सी और डिवाइन अल्टर स्तर तक जीवन मृत्यु की स्थिति में तुपो संभव है, लेकिन सुपरनेचुरल स्तर अलग है। ये जीवन स्तर का परिवर्तन है। इस स्तर पर साधक का जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, सुपरनेचुरल स्तर पर साधक की आयु कम से कम 10,000 वर्ष होती है, जो डिवाइन अल्टर से 10 गुना अधिक है। आयरन फिस्ट किंग ने फिर पूछा, लेकिन यह अभी भी नहीं बताता कि तुपो असंभव क्यों है? ली जुन ने विस्तार से कहा, इस स्तर तक पहुंचने के लिए साधक को स्वर्ग और पृथ्वी से सौभाग्य की ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। जब यह ऊर्जा डिवाइन अल्टर के साथ मिलती है, तब एक प्राचीन दीपक बनता है, जिसमें सौभाग्य अग्नि जलती है। यह अग्नि अत्यंत अद्भुत होती है। ये साधक की ऊर्जा को उच्च स्तर में बदल देती है। ये निवान द्वार खोलती है और चेतना का सागर बनाती है, जिससे साधक अपनी आत्मा तक पहुंच सकता है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, अब सोचो, तुम्हें ये सब प्रक्रिया युद्ध के बीच में करनी होगी, बिना शांत वातावरण और पर्याप्त ऊर्जा के। इतनी जटिल प्रक्रिया में छोटी सी गलती भी असफलता का कारण बन सकती है। आयरन फिस्ट किंग ने यह सुनकर गहरी भौहें चढ़ा लीं। अब उसे समझ आ गया कि उसकी योजना कितनी खतरनाक थी। वह न तो सौभाग्य ऊर्जा को जानता था, न ही उसे प्राप्त करने का तरीका, और यह प्रक्रिया वर्षों ले सकती थी। युद्ध के बीच यह संभव ही नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने ली जुन से पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या यह इसलिए है कि तुम अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो? ली जुन मुस्कुराया और कहा, तुम सही सोच रहे हो। मेरे बड़े भाई चाहते हैं कि तुम उनके अधीन आ जाओ। आयरन फिस्ट किंग ने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि शिया साम्राज्य का सम्राट मुझे अपना जनरल बनाना चाहता है? ली जुन ने सिर हिलाया और कहा, तुम गलत समझे। हमारे लिए ये दुनिया केवल एक परीक्षा है। हम अंत में यहाँ से चले जाएंगे। मेरे बड़े भाई ने तुम्हारी क्षमता को पहचाना है। वह चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे संसार में चलो। ये सुनकर आयरन फिस्ट किंग की आंखें चमक उठीं। उसे पता था कि ये लोग एक शक्तिशाली दुनिया से आए हैं। कुछ समय सोचने के बाद उसने कहा, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ली जुन ने कहा, बताओ। आयरन फिस्ट किंग ने कहा, तुमने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सबसे शक्तिशाली हमला मुझ पर करो। ली जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम निश्चित हो? तुम इस हालत में शायद जीवित नहीं रहोगे। आयरन फिस्ट किंग ने शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं, मृत्यु भी स्वीकार है। ली जुन समझ गया कि वह क्यों ऐसा चाहता है। वह पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता था, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और तेज गति से उसकी ओर बढ़ा। उसका भाला लाल चमकने लगा। उसने चिल्लाया, ब्लड रायट, और सीधा वार किया। आयरन फिस्ट किंग ने उस हमले को देखकर मृत्यु का भय महसूस किया, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और अपनी अंतिम शक्ति जुटाई। लेकिन अचानक उसका शरीर रुक गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर का खून उसके नियंत्रण में नहीं है। सारा खून पीछे की ओर बहने लगा और हृदय में इकट्ठा हो गया। फिर वह फट गया। उसके मन में विस्फोट हुआ। उसने देखा कि भला उसके हृदय से कुछ ही दूरी पर है। उसने खून उगला और उसके शरीर के हर छिद्र से खून बहने लगा। फिर वह जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कठोर हो गया। ली जुन ने उसे देखा और सिर हिलाया। फिर उसने एक दुर्लभ गोली निकाली। यह उच्च स्तर की उपचार गोली थी, बहुत कीमती। फिर भी उसने बिना झिझक उसे खिला दी, क्योंकि यह उसकी आयु की समस्या भी ठीक कर सकती थी। फिर वह उसे सैन्य शिविर में ले गया। वहां उसने अपने हमले पर विचार किया। ये तकनीक उसने खुद बनाई थी। उसके भाई वांग वेई ने उसे सिखाया था कि केवल ग्रंथों का अनुसरण न करे, अपना मार्ग खुद बनाए। इसलिए उसने वध का मार्ग चुना। उसका लक्ष्य था अपने भाई के लिए सभी शत्रुओं का संहार करना। ये ब्लड रिबेलियन उसी दिशा में पहला कदम था। 4 दिन बाद आयरन फिस्ट किंग जागा। उसने कहा, मैं जीवित हूँ। उसने देखा कि उसका शरीर बदल गया है।
वह पहले से युवा लग रहा था। तभी ली जुन आया और बोला, तुम तेजी से ठीक हो रहे हो। आयरन फिस्ट किंग ने कहा, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ली जुन ने कहा, बस अपना वचन निभाओ। आयरन फिस्ट किंग ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। मैं सम्राट वांग वेई के अधीन जाऊंगा। ली जुन संतुष्ट हुआ, फिर चला गया। दूसरी ओर ग्रेट शू साम्राज्य में फैंग हेंग चिंतित था। उसने पाया कि मंदिरों की धूप शक्ति गायब हो गई है। पूरे राज्य में यही स्थिति थी। यह एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि अगर किसी ने उस पर आरोप लगाया तो वह कठिन स्थिति में आ जाएगा। इसलिए उसने तुरंत जांच शुरू कर दी। आदेश देने के बाद फैंग हेंग अपने मुख्य मंदिर में लौट आया। जब वह अपने साधना कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि एक मध्यम आयु का व्यक्ति वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उस व्यक्ति का चेहरा शांत और गंभीर था। उसकी आंखों में इतनी गहरी बुद्धि झलक रही थी कि कोई भी उसे देखकर तुरंत प्रभावित हो जाता। लेकिन उसकी सबसे अलग पहचान थी उसके छोटे बाल। जहां अधिकतर लोग लंबे बाल रखते थे, वहीं उसके बाल बहुत छोटे थे, लगभग गंजे जैसे। फिर भी ये रूप उसकी शांत और स्थिर आभा को और बढ़ा रहा था। फैंग हेंग उसे देखकर चौंक गया और बोला, गुरुजी। वह तुरंत उत्साह से उनके पास गया। उसने कहा, गुरुजी, आप ठीक लग रहे हैं। नहीं, पहले से भी बेहतर। मध्यम आयु के व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जिसने मेरी आत्मा को स्थिर कर दिया। फैंग हेंग ने खुशी से कहा, सच में? कौन सोच सकता था कि इस छोटे संसार में ऐसी वस्तु मिलेगी। उसके गुरु शी फुयू ने सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा हाल कैसा है? फैंग हेंग ने कहा, ग्रेट जोउ साम्राज्य से दूत आया था। वे चाहते हैं कि हम उनके और ग्रेट वू के युद्ध में हस्तक्षेप न करें। गुरु ने पूछा, तुम क्या करोगे? फैंग हेंग ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, मैं मान जाऊंगा। तटस्थ रहना ही हमारी योजना थी, लेकिन ग्रेट वू को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके गुरु ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? फैंग हेंग ने कहा, मंदिरों की धूप शक्ति अचानक गायब हो गई है। मुझे चिंता हो रही है। शी फुयू की आंखों में चमक आई। उन्होंने पूछा, क्या दोषी मिला? फैंग हेंग ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने खुद जांच की, फिर भी कुछ नहीं मिला। गुरु ने कहा, क्या ये तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों का काम हो सकता है? फैंग हेंग ने कहा, संभव नहीं, मैं ही दाओ चाइल्ड हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम अभी अनुभवहीन हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी आसानी से हार मान लेंगे? भले वे इस परीक्षा में शामिल न हो सकें, लेकिन वे अपने लोगों को भेज सकते हैं। ये सुनकर फैंग हेंग सोच में पड़ गया। ताई संप्रदाय में उत्तराधिकारी केवल शक्ति से नहीं चुना जाता था, बल्कि लोगों का समर्थन और धर्म की समझ भी जरूरी थी। फैंग हेंग अपनी गहरी समझ के कारण चुना गया था, और यह ज्ञान उसे उसके गुरु ने दिया था, इसलिए वह उनका बहुत सम्मान करता था। अब उसे समझ आया कि यह साजिश हो सकती है। यदि उस पर धूप शक्ति चुराने का आरोप लगा तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह अपने संसाधन बढ़ाकर जांच करेगा। उसके गुरु संतुष्ट होकर मुस्कुराए। दूसरी ओर ग्रेट जोउ साम्राज्य में जी सोंग सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने दूत खड़ा था। उसने पूछा, क्या परिणाम रहा? दूत कांपते हुए बोला, उन्होंने हस्तक्षेप न करने के लिए सहमति दी है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जी सोंग ने पूछा, क्या शर्तें? दूत ने सूची दी। वह हवा में उड़कर सीधे सम्राट के हाथ में आ गई। जी सोंग ने पढ़ा, अधिकांश मांगें जनसंख्या से संबंधित थीं। संख्या बड़ी थी, लेकिन उसकी सीमा से बाहर नहीं थी, इसलिए उसने सहमति दे दी। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, अब युद्ध शुरू होगा, मैं स्वयं नेतृत्व करूंगा। मंत्री उसे रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री जीसू ने केवल आह भरी। उधर ग्रेट शिया में आयरन फिस्ट किंग अब ठीक हो चुका था। वह ली जुन के साथ उड़ते हुए यंत्र में राजधानी जा रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हारे संसार में महान सम्राट बन सकते हैं? ली जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमारे संसार में कई महान सम्राट हुए हैं। आयरन फिस्ट किंग ने सोचा, इतनी शक्ति कैसी होती होगी। कुछ समय बाद वे राजधानी पहुंचे। वे महल में गए। वांग वेई सिंहासन पर बैठा था। आयरन फिस्ट किंग ने अन्य लोगों को नजरअंदाज किया और झुककर कहा, टाइगांग महाराज को प्रणाम करता है। वांग वेई ने उसे उठने का संकेत दिया। उसने उसे ध्यान से देखा। अब वह पहले से युवा दिख रहा था, लगभग 60 वर्ष का। फिर वांग वेई ने उसकी आंखों में देखा और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया। अचानक टाइगांग को भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके सभी रहस्य देख लिए गए हों और अदृश्य धागे उसे जकड़ रहे हों। उस पर ऐसा दबाव पड़ा कि वह झुक जाए, लेकिन उसने विरोध किया। उसने अपनी जीभ काटी, लेकिन असर नहीं हुआ। वह खून उगलकर एक घुटने पर आ गया। फिर भी वह झुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसका डिवाइन अल्टर टूटने लगा। उसने महसूस किया कि अगर वह और विरोध करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अंततः वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने हार मान ली। उसे समझ आ गया कि उनके बीच कितना अंतर है। उसने अपने मन की महत्वाकांक्षा दबा दी।
वांग वेई ने संतोष से कहा, तुम्हारी नींव कमजोर है, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है, और तुम जानते हो कब झुकना चाहिए। फिर उसने कहा, स्वागत है टाई गांग, अब तुम मेरे समूह का हिस्सा हो। आयरन फिस्ट किंग को उसकी स्थिति का एहसास कराने के बाद वांग वेई ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी स्पेस रिंग से एक ताबीज निकाला और टाई गांग को दे दिया। टाई गांग ने ताबीज लिया, अपने मुंह के किनारे से बहता खून पोंछा और उसमें अपनी ऊर्जा डाली। जैसे ही उसने ऐसा किया, असंख्य जानकारी सीधे उसके दिमाग में प्रवेश करने लगी। जैसे जैसे वह जानकारी पढ़ता गया, उसका चेहरा बदसूरत होता गया। ये जानकारी वास्तव में मायरियड एम्परर वर्ल्ड के मूल ज्ञान के बारे में थी। उसे पता चला कि शरीर साधना के केवल 9 नहीं बल्कि 12 स्तर होते हैं, और दिव्य नसों की अधिकतम संख्या 365 होती है, जबकि उसके पास केवल 270 थीं, जो केवल न्यूनतम आवश्यकता थी अगले स्तर में जाने के लिए। इसका मतलब था कि उसकी नींव सबसे खराब स्तर की थी। हालांकि ताबीज में यह भी लिखा था कि कमजोर नींव का मतलब हमेशा कमजोर शक्ति नहीं होता। कुछ लोग खराब नींव के बावजूद अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भविष्य की सीमा बहुत कम होती है। सामान्य नींव वाला व्यक्ति संत स्तर तक नहीं पहुंच सकता, और संत नींव वाला सुप्रीम स्तर तक नहीं पहुंच सकता। टाई गांग ने खुद को समझाने की कोशिश की कि लगभग असंभव का मतलब है कि अपवाद भी होते हैं, लेकिन अंदर से वह जानता था यह एक बहुत छोटी संभावना है। उसकी सांस तेज हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वांग वेई ने उसकी स्थिति समझ ली और कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने संसार लौटेंगे, मेरे अधीन होने के कारण तुम्हें सुप्रीम नींव प्राप्त करने की विधि मिलेगी, और अगर तुम और ऊंचा जाना चाहते हो तो वह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। ये सुनकर टाई गांग ने गहरी सांस ली, और इस बार उसने पूरी तरह झुककर 90 डिग्री में प्रणाम किया। उसने कहा, इस अवसर के लिए धन्यवाद। पहले वह सोचता था कि वह इन बाहरी लोगों से कम नहीं है। उसे लगता था कि अंतर केवल संसाधनों और अवसर का है, लेकिन अब उसे समझ आया कि अंतर बहुत बड़ा है। ये केवल शक्ति या प्रतिभा का नहीं बल्कि सभ्यता का अंतर था। उनकी दुनिया में ज्ञान, इतिहास और परंपरा कहीं अधिक गहरी थी। उनके पास अनगिनत विरासतें थीं, जबकि इस दुनिया का इतिहास केवल कुछ मिलियन वर्षों का था, और उस स्तर के साधक इतने समय तक जीवित रह सकते थे। इसका मतलब था शायद इस दुनिया की मूल साधना प्रणाली देने वाला व्यक्ति अभी भी जीवित हो। इस विचार ने टाई गांग को अंदर तक हिला दिया। इसके बाद वांग वेई ने राज्य के मामलों पर ध्यान दिया। उसने ली जुन से युद्ध की रिपोर्ट मांगी। ली जुन ने कहा, जनरल 2, 4 और 5 ने बारबेरियन वुल्फ किंगडम की राजधानी जीत ली है। अब पूरा राज्य हमारे नियंत्रण में है। ब्लैक मून संप्रदाय का क्षेत्र भी बिना समस्या के हमारे अधीन आ गया। लोगों ने हमें खुशी से स्वीकार किया। आयरन फिस्ट किंगडम भी जीत लिया गया है, लेकिन वहां विद्रोह हो रहे हैं। हालांकि अब टाई गांग के जागने के बाद स्थिति संभाली जा सकती है। टाई गांग ने सिर हिलाकर सहमति दी। वांग वेई संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा, अब हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, हमें प्रशासन में बदलाव करना होगा। लेकिन अचानक वह रुक गया और जोर से चिल्लाया, कौन है जो यहाँ छिपा है? सभी लोग चौंक गए। उन्होंने उसी दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कुछ लोग भ्रमित हो गए, लेकिन ली जुन, यान लीलिंग और वांग जू समझ गए कि यह कोई गलती नहीं है। जब कोई जवाब नहीं मिला, वांग वेई ने तुरंत हमला किया। उसने मुक्का मारा, उसकी शक्ति हवा में फैल गई। धमाका हुआ, महल हिल गया, दीवारों में दरारें पड़ गईं। महल के लोग डर गए। फिर एक छाया बाहर उड़ी, वह दीवारों से टकराती हुई आंगन में गिरी। उसने खून उगला, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका मुखौटा सही था। वांग वेई और अधिकारी तुरंत वहां पहुंच गए। वांग वेई ने पूछा, तुम कौन हो? छाया ने अजीब आवाज में कहा, बस एक साधारण हत्यारा। वांग वेई हंसा और बोला, अगर साधारण हत्यारे इतने शक्तिशाली होते हैं तो असली हत्यारे क्या होंगे? छाया ने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? वांग वेई ने कहा, मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल महसूस की। अब तुम जवाब दो। लेकिन छाया चुप रही। वांग वेई ने कहा, तुम डेथ ऑर्डर पैलेस से हो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें किसने भेजा। छाया ने कहा, हम अपने ग्राहक का नाम नहीं बताते। वांग वेई मुस्कुराया और बोला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग केवल पैसों के लिए काम करते हो, और इस परीक्षा में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कर सकता है, ग्रेट वू का सन वेन। छाया चुप रही, लेकिन उसकी आत्मा की प्रतिक्रिया से वांग वेई समझ गया कि वह सही है। छाया हंसी और बोली, तुम सच में खतरनाक हो। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि दोनों असाधारण हैं। लोग सोचते थे कि तुम अपने पिता जैसे होगे, लेकिन शायद तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। वांग वेई ने शांत स्वर में कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। छाया ने कहा, फिर भी तुम पश्चिम के व्हाइट टाइगर महाद्वीप वाले से कम हो। ये कहते ही उसके अंदर डर की झलक दिखी। फिर वह अचानक गायब हो गई। वांग वेई ने तुरंत उसकी तलाश की, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं ढूंढ पाया।
फिर उसने अपनी विशेष दृष्टि से सभी की किस्मत देखी। उसे एक अजीब बैंगनी किस्मत दिखी। वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक वह भी गायब हो चुकी थी। कुछ देर खोजने के बाद वह वापस महल लौट आया और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। महल में लौटने के बाद वांग वेई ने स्वयं नष्ट हुए हिस्सों के पुनर्निर्माण की निगरानी की। सैकड़ों साधकों की सहायता से, जो आसानी से भारी भरकम सामग्री उठा सकते थे, पूरा महल केवल कुछ घंटों में फिर से पहले जैसा बना दिया गया। जब सब वापस ड्रैगन सिंहासन कक्ष में इकट्ठा हुए तो सभी अधिकारियों के चेहरे गंभीर थे। अभी अभी सम्राट पर हमला हुआ था और कोई भी उसे समय पर पहचान या रोक नहीं पाया था। राजकीय सुरक्षा के कमांडर घुटनों पर बैठ गया और स्वयं को दंड देने की प्रार्थना करने लगा। वास्तव में वांग वेई उसे दोष नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने खुद भी उस हत्यारे को तभी महसूस किया था जब वह बहुत पास आ गया था। फिर भी कमांडर के आत्मग्लानि को देखकर उसने उसे हल्का दंड दिया। 6 महीने का वेतन काट दिया और उसे सीमावर्ती क्षेत्र में भेज दिया ताकि वह युद्ध करके अपने पद को फिर से प्राप्त कर सके। हालांकि कई अधिकारी खुद को दोषी मान रहे थे, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित थी वांग जू। वह खुफिया विभाग की प्रमुख थी और डिवाइन बॉडी स्तर की साधक भी। फिर भी वह उस हत्यारे को महसूस नहीं कर पाए। उसका कार्य ही था सम्राट को छिपे हुए खतरों से बचाना। आज पहली बार उसे लगा कि वह पर्याप्त नहीं है। उसने महसूस किया कि इस पीढ़ी के स्वर्ग चयनित लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी शक्ति भी असामान्य है। वे डिवाइन अल्टर स्तर पर रहते हुए भी डिवाइन बॉडी स्तर से लड़ सकते हैं। इससे उसे लगा कि भविष्य में शायद कोई और उसकी जगह ले सकता है। उसने इन विचारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता बनी रही। वांग वेई ने पहले जनता को शांत करने के उपायों पर चर्चा की, क्योंकि महल की क्षति को लोग देख चुके थे और वे चिंतित थे। इसके बाद अगला विषय था अगला शत्रु, फॉन्ग डिवाइन डायनेस्टी। वांग वेई समझ गया कि यह साधारण शत्रु नहीं है, क्योंकि इसका नेतृत्व भी एक स्वर्ग चयनित कर रहा है। उसने कहा, ग्रैंड सेंसर वांग जू। वह ध्यान में नहीं थी। वांग वेई ने आवाज लगाई। तब वह संभली और बोली, महाराज। वांग वेई ने कहा, फॉन्ग डिवाइन डायनेस्टी के बारे में बताओ। वांग जू ने गहरी सांस लेकर कहा, यह साम्राज्य महारानी फॉन्ग ली जुआन के अधीन है। वह दिव्य कबीले की सदस्य है और इस पीढ़ी की दिव्य बालिका है। इसके अलावा एक और दिव्य कबीले का सदस्य भी इस दुनिया में है। दोनों के बीच गठबंधन है, जो स्वाभाविक है क्योंकि वे डिवाइन दाओ लीग से जुड़े हैं। ये सुनकर कई अधिकारी भ्रमित हो गए। एक ने पूछा, दिव्य कबीला क्या होता है? क्या वे देवता हैं? वांग जू ने पहले वांग वेई की ओर देखा, फिर समझाया, दिव्य कबीला वह होता है जिसके पूर्वज महान सम्राट रहे हों और जिन्होंने अपना दाव अपने रक्त में छोड़ा हो। इससे उनके वंशज जन्म से ही विशेष शक्तियां रखते हैं। एक अधिकारी ने तुलना करते हुए कहा, तो वे इस दुनिया के रक्त मानवों जैसे हैं। यान लीलिंग ने तुरंत कहा, तुमने महान सम्राट के रक्त की तुलना दानव मानवों से कर दी। ये सुनकर वह अधिकारी शर्मिंदा हो गया। फिर शिक्षा मंत्री ने पूछा, महाराज, आप भी तो सम्राट वंश से हैं, तो आप दिव्य कबीले में क्यों नहीं आते? वांग वेई हंसा और बोला, तुम इन दिव्य कबीलों को बहुत ऊंचा समझते हो। वे अपनी ही रक्तरेखा में बंधे हुए हैं। फिर उसने समझाया, हालांकि रक्त से शक्ति मिलती है, लेकिन वही शक्ति सीमित भी करती है। जो लोग रक्त पर निर्भर होते हैं, वे अपने स्वयं के दाव को विकसित नहीं कर पाते और बिना अपने दाव के महान सम्राट बनना असंभव है। इसी कारण अधिकांश दिव्य कबीलों में केवल एक ही महान सम्राट होता है। कुछ में 2 हुए हैं, लेकिन बहुत कम। अधिकारियों को अब समझ आया, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच था। वांग वेई ने कहा, ये कबीले धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, डिवाइन दाओ लीग, ताकि अपनी शक्ति बनाए रखें, लेकिन ये केवल समय की बात है। इस बार लगता है कि उन्होंने फिर से मजबूत प्रतिनिधि भेजे हैं। इसके बाद योजना बनाई गई। 1 महीने तक युद्ध रोका जाएगा ताकि नए जीते क्षेत्रों को स्थिर किया जा सके। फिर सभी जनरल मिलकर फॉन्ग साम्राज्य पर हमला करेंगे। बैठक समाप्त हुई, सभी चले गए, लेकिन वांग जू को रोका गया। वांग वेई ने उसे पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे उसकी माँ उसके साथ करती थी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बदलूंगा। इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हें एक उच्च स्तर की दवा दिलवाऊंगा, जिससे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी और तुम मेरे साथ आगे बढ़ सकोगी। ये सुनकर वांग जू चौंक गई। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह उन्हें रोक नहीं पाई। उसने झुककर प्रणाम किया और जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि उसके लिए रोना एक कमजोरी थी जिसे वह दिखाना नहीं चाहती थी। फेट शैडो मुख्यालय पहुंचने के बाद वांग जू ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने अधीनस्थों से मिलने से मना कर दिया। असल में आज की असफलता ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था, भले ही उसने बाहर से इसे छुपाया हो। इसका एक कारण था दाओ ओपनिंग संप्रदाय और डेथ ऑर्डर पैलेस के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता।
शैडो का पद कोई साधारण पद नहीं था, बल्कि इसे संप्रदाय प्रमुख के यिन के रूप में देखा जाता था, जबकि प्रमुख यांग होता था। इसका मतलब था कि शैडो को अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी प्राप्त होती थी, ऐसी जानकारी जो कई सुप्रीम एल्डर्स को भी नहीं पता होती। इसलिए हर शैडो पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते थे ताकि वह इन रहस्यों को उजागर न कर सके। साथ ही एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से उसकी जीवन शक्ति को संप्रदाय प्रमुख से बांध दिया जाता था। यदि संप्रदाय प्रमुख मर जाता तो शैडो को अपने सभी अधिकार और संसाधन अगले शैडो को सौंपकर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता। इस बंधन को तोड़ने का केवल एक तरीका था, शैडो को सीधे द्वंद्व में संप्रदाय प्रमुख को हराना होता। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि खुफिया तंत्र कभी भी संप्रदाय के खिलाफ न जाए। लेकिन इतिहास में एक व्यक्ति था जिसने इस व्यवस्था को बदल दिया था, शैडो रूलर सम्राट। उसके बारे में सोचकर वांग जू ने आह भरी। वह संप्रदाय के सबसे असाधारण सम्राटों में से एक था। वह एक अनाथ था जिसे संप्रदाय ने खुफिया एजेंट बनने के लिए अपनाया था। धीरे धीरे वह प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ता गया और अंततः शैडो का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया। वह अपने काम में अत्यंत कुशल था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। हेवन मैंडेट युद्ध से ठीक पहले उसने संप्रदाय प्रमुख को द्वंद्व की चुनौती दे दी। उस समय शैडो का पद इतना सम्मानित नहीं था, उन्हें केवल बलिदान के लिए तैयार जीवित मृत माना जाता था। इसलिए जब एक शैडो ने प्रमुख को चुनौती दी तो पूरा संप्रदाय क्रोधित हो गया। कई लोग उसे तुरंत मार देना चाहते थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये द्वंद्व होने दिया जाए ताकि सभी को प्रमुख की श्रेष्ठता दिख सके। लेकिन जो हुआ उसने सबको हिला दिया। शैडो ने संप्रदाय प्रमुख को आसानी से हरा दिया। ये लड़ाई बराबरी की भी नहीं थी। यदि प्रतिबंध सक्रिय न होते तो शायद प्रमुख मारा जाता। इससे पूरा संप्रदाय भयभीत हो गया। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन कुछ ने कहा कि उसे अवसर देना चाहिए और उसे ही हेवन मैंडेट युद्ध में भेजना चाहिए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गृहयुद्ध होने वाला था। तभी एक रहस्यमय शक्तिशाली बुजुर्ग प्रकट हुआ। उसने सभी को डांटा और उनके अहंकार की आलोचना की। फिर उसने प्रतिबंध हटवाए और शैडो को युद्ध में भेजा। उस युद्ध में शैडो ने सभी को पराजित कर दिया और शैडो रूलर सम्राट बना। इसके बाद नियम बदल दिया गया। अब शैडो संप्रदाय प्रमुख को चुनौती देकर स्वतंत्र हो सकता था। वांग जू को ये कहानी हमेशा आकर्षित करती थी, लेकिन आज उसे यह इसलिए याद आए क्योंकि वांग वेई के शब्द। इतिहास में शैडो को केवल एक उपकरण माना जाता था, लेकिन वांग वेई ने उसे परिवार की तरह देखा। इससे उसे एहसास हुआ कि शैडो और प्रमुख का संबंध एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों को जोड़ने वाला संबंध है। उसके लिए केवल वे शब्द ही काफ़ी थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग वेई उसे दाव वॉशिंग पिल देने का वादा करेगा। वह जानती थी कि यह कितनी दुर्लभ है। इसे बनाने में 90 लाख वर्ष लगते हैं और अत्यंत दुर्लभ सामग्री चाहिए होती है। इसे बनाने के लिए एक अल्केमिस्ट को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है और अक्सर वह खुद जीवित नहीं रहता। इस दवा का उद्देश्य था किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह बदल देना, उसकी ऊर्जा, शरीर और समझ सब कुछ बढ़ाना। इसका उपयोग केवल तब किया जाता था जब संप्रदाय में योग्य व्यक्ति न हो, ताकि एक साधारण प्रतिभा को स्वर्ग चयनित बनाया जा सके। और इसे देने का निर्णय भी आसान नहीं था। अधिकांश बुजुर्गों की सहमति चाहिए होती थी, लेकिन वांग जू जानती थी कि 3 महान परिवारों के पास इसका गुप्त भंडार है और वांग वेई उन्हीं में से एक से था। इसलिए उसे उसके वचन पर कोई संदेह नहीं था। फेट शैडो मुख्यालय में वांग जू अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। वहीं दूसरी ओर वांग वेई शाही बगीचे में बैठा चाय पीते हुए आराम कर रहा था। वह उस हत्यारे की बातों के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था कि वांग वेई पश्चिमी महाद्वीप के किसी व्यक्ति जितना शक्तिशाली नहीं है। हत्यारे की आत्मा में जो भय उसने महसूस किया था, उससे वांग वेई ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति किसी अत्यंत शक्तिशाली स्वर्ग चयनित से मिल चुका है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर वांग वेई ने निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति था डी कबीले का स्वर्ग चयनित दीतियान। दीतियान जन्म से ही पुनर्जन्म की शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसके जन्म के समय एक विशाल संसार चक्र का दृश्य प्रकट हुआ था जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था। इस घटना के बाद कई सुप्रीम स्तर के साधकों ने अमरता की खोज में डी कबीले पर हमला कर दिया। वे मानते थे कि पुनर्जन्म के दांव में अमरता का रहस्य छिपा है। हालांकि सभी जानते थे कि केवल महान सम्राट ही अमर होते हैं। फिर भी लालच और डर के कारण लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन डी कबीला कोई साधारण कबीला नहीं था। वह पश्चिमी व्हाइट टाइगर महाद्वीप का एक शक्तिशाली सम्राट वंश था जिसने 5 महान सम्राट उत्पन्न किए थे। ये वांग वेई के परिवार से भी अधिक शक्तिशाली था। इसके बावजूद अनगिनत साधक, विशेष रूप से दानव साधक, उस पर हमला करते रहे। वे इतने निर्दयी थे कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते थे। 3 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः डी कबीले ने डी तियान की शक्ति को छिपाने का तरीका खोज लिया।
लेकिन उस दिन के बाद से पश्चिमी महाद्वीप कभी शांत नहीं रहा। वांग वेई को वास्तव में इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि कोई उससे अधिक शक्तिशाली है या नहीं, लेकिन वह ये सोच रहा था कि क्या उसे भविष्य में द्वितीयान पर नज़र रखनी चाहिए। वह कभी यह नहीं मानता था कि वह अजेय है, लेकिन उसे हमेशा विश्वास था कि अंत में वही विजेता होगा, चाहे वर्तमान में द्वितीयान उससे मजबूत हो या नहीं। वह मानता था कि हेवनविल युद्ध तक वह उसे पीछे छोड़ देगा। फिर भी वह ये भी जानता था कि सम्राट बनने का मार्ग अनिश्चित होता है, कोई भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसलिए उसने एक वैकल्पिक योजना भी बनाई थी। अगर वह असफल हो जाए तो वह स्वयं को सील कर देगा और अपने कर्म को धीरे धीरे समाप्त करेगा, फिर भविष्य की पीढ़ी में फिर से प्रयास करेगा, और अगर फिर भी असफल हुआ तो ये प्रक्रिया दोहराएगा। उसे अपने दृढ़ मन पर पूरा विश्वास था कि वह टूटेगा नहीं, और अगर वह मर भी गया तो उसके पास एक और योजना थी जो उसकी रहस्यमयी आत्मा से जुड़ी थी, हालांकि वह अभी पूरी तरह निश्चित नहीं था। इसी बीच डोंगलिफिन उसके पास बैठी थी और उसे चाय परोस रही थी। उसने कई बार उसे पुकारा, लेकिन वह ध्यान में डूबा हुआ था। फिर उसने उसके हाथ में पकड़ी स्क्रॉल देखी और चुपचाप उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, सबसे अद्वितीय और शक्तिशाली साधना विधियाँ। उसमें कई नाम थे, ओरिजिन पाथ स्क्रिप्चर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बुद्ध बुक, अनडेड फीनिक्स स्क्रॉल, एम्प्रेस वू सीलिंग सूत्र, माइरियड थिंग्स डस्क स्क्रिप्चर, एंशिएंट डेसोलेट बॉडी रिफाइनिंग स्क्रिप्चर, डिसीविंग हेवन लॉन्गेविटी आर्ट। तभी वांग वेई ने आंखें खोलीं। डोंगलिफिन थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने पूछा, ये सूची क्या है? वांग वेई ने कहा, बस मैंने खुद बनाई है। वह समझ गई कि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। फिर माहौल थोड़ा अजीब हो गया। इससे बचने के लिए वांग वेई ने शरीर साधना के 12वें स्तर के बारे में समझाना शुरू किया, क्योंकि उसने इस स्तर को कई बार प्राप्त किया था। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। फिर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वांग वेई ने पूछा, क्या हुआ? वांग जू ने कहा, ग्रेट जोऊ के क्राउन प्रिंस जी सोंग पर भी हमला हुआ है। वांग वेई ने पूछा, क्या वह ठीक है? वांग जू ने कहा, हाँ, लेकिन घायल है। एक अधिकारी ने पूछा, क्या ये वही हत्यारा था? वांग जू ने कहा, नहीं, दूरी बहुत ज़्यादा है और वह पहले ही घायल था, लेकिन तरीका देखकर लगता है कि यह भी डेथ ऑर्डर पैलेस का काम है। सभी सोच में पड़ गए। वांग वेई ने कहा, लगता है विजय का युग शुरू होने वाला है। फिर उसने आदेश दिए। यान लीलिंग से कहा, नए क्षेत्रों को जल्दी स्थिर करो। ली जुन से कहा, आयरन फिस्ट किंग को सेना संगठित करने दो और फॉन साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी करो। यान लीलिंग ने पूछा, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? वांग वेई ने शांत स्वर में कहा, जब तक वह विश्वासघात न करे, मैं उस पर भरोसा करूंगा। बैठक समाप्त हुई। सब चले गए। जाने से पहले यान लीलिंग ने उसे एक स्पेस रिंग दी जिसमें दवाएं थीं। वांग वेई रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। उधर ग्रेट जोऊ में जी सोंग क्रोध में सब कुछ तोड़ रहा था। उसके घाव फिर से खुल गए। जी सू ने पूछा, क्या अब शांत हो गए? जी सोंग बैठ गया और बोला, क्या पता चला? जी सू ने कहा, नहीं, लेकिन संभवतः ये ग्रेट वू और डेथ ऑर्डर पैलेस का काम है। जी सोंग क्रोधित हो गया। उसने कहा, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए था। जी सू ने कहा, यह नियमों का उल्लंघन नहीं है। समान स्तर के लोग हमला कर सकते हैं। ये सुनकर जी सोंग और भी क्रोधित हो गया, लेकिन इस बार उसने खुद को नियंत्रित किया।